हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट स्टूडेंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यानी इस चैप्टर को आज हम इस चैप्टर का पहला पार्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि है केमिस्ट्री का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने सोचा होगा कि 10वीं में हमने हिस्ट्री तो छोड़ दिया था, तो केमिस्ट्री में हिस्ट्री कैसे आ गया, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर और इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर करें वीडियो यदि पसंद आए तो। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो चलिए स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसका पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन के गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान में भी वह पार्ट जिसमें पदार्थों के संश्लेषण यानी एकदम जो हम कहते हैं प्रकाश का संश्लेषण होना, इधर से इधर जाना, और संगठन मतलब संश्लेषण संगठन होना, एकत्रित होना, गुणधर्म यानी किस प्रकार की है क्वालिटी, और अभिक्रियाओं का अध्ययन करना यानी किस चीज़ को किस में मिलाने से क्या होता है उसका अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दो वस्तुओं की खोज से रसायन विज्ञान का विकास हुआ। तो वो दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जिन दो वस्तुओं की खोज से रसायन विज्ञान का विकास हुआ, यानी उन दो वस्तुओं के खोज से ज़्यादा रसायन विज्ञान का विकास होने लगा, यानी रसायन विज्ञान ज़्यादा प्रदर्शित होने लगी। तो सबसे पहला है पारस पत्र, जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है। यानी पारस नाम का एक पत्थर है जिसकी खोज की गई और उसके बाद में रसायन विज्ञान का विकास हुआ। जो कि पारस पत्थर है ये लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल देता है। तो ऐसा कौन सा पत्थर है जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल देता है? तो वो है पारस पत्र। और नंबर 2 है अमृत, जिसे अमृतत्व या अमरत्व प्राप्त होता है। यानी अमृत नाम का अमृत है जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। इन दो वस्तुओं की खोज से रसायन विज्ञान का विकास हुआ है। आगे हम देखते हैं रसायन विज्ञान का विकास मुख्यतः 1300 से 1600 सी में कीमिया और औषध रसायन के रूप में हुआ था। कीमिया यानी एल्केनी और औषध रसायन यानी औषधि के रूप में जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उसके रूप में इसका विकास हुआ था। और पुरातन यानी पहले के समय में भारत में रसायन के क्या क्या नाम है रसायन विज्ञान के? तो वो हैं रसायन शास्त्र, रसतंत्र और रस क्रिया और रस विद्या। इन सभी नामों में क्या क्या प्राप्त पाई जाती है? तो इन सभी नामों में धातु कर्म पाया जाता है, औषध पाई जाती है, कांतिवर्धक पाया जाता है, कांच पाया जाता है, रंजक यानी जो रंग कर सकता है वो पाया जाता है। तो अब हम मुख्यतः जो इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्यतः इतिहास है कि सिंध में मोहनजोदड़ो, वो पंजाब में हड़प्पा। सिंध में मोहनजोदड़ो है सिंध में, और पंजाब में है हड़प्पा। ये दोनों सभ्यताएं हैं। ये पौराणिक रसायनों का प्रयोग किया गया इनमें, मतलब पुराने समय में रसायनों का प्रयोग सबसे अधिक इनमें पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में किस प्रकार रसायन का प्रयोग पाया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए गए मिट्टी के अवशेष प्राप्त हुए थे। और
जो मोहनजोदड़ो में दूसरा क्या पाया गया था, तो वो पाया गया था जिप्सम सीमेंट का उपयोग करके घरों को बनाया गया था, यानी उस सभ्यता को बनाया गया था जिसमें सोना प्लस रेत प्लस कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ था। किसमें? जिप्सम में। तो जिप्सम पाया गया और ग्लेज किए हुए मिट्टी के अवशेष पाए गए, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में भी मोहनजोदड़ो में रसायन विज्ञान का प्रयोग हुआ था। और अगला है हड़प्पा में। हड़प्पा में किस प्रकार रसायन विज्ञान का प्रयोग हुआ, तो रसायन विज्ञान का प्रयोग हड़प्पा में किस प्रकार हुआ? हड़प्पा में यहाँ के लोग फेंस फेंस बनाते थे। फेंस क्या होता है? फेंस एक कांच जैसा ही धातु होता है जो मतलब आभूषणों के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें वो आभूषण होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। तो आभूषणों में इसका उपयोग होता था फेंस। फेंस नाम याद रखना है आपको, फेंस जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, फेंस। और दूसरा हड़प्पा में क्या पाया गया, तो सीसा, चांदी, सोना व तांबा। सीसा यानी पीबी जिसे हम कहते हैं सीसा, पीबी, और जिसे हम लेड कहते हैं। चांदी यानी चांदी, सोना व तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर फार्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती थी। फार्जन इस क्रिया को कहते हैं, पिघलाने की क्रिया को। तो फार्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है, यानी पिघलाकर सोना, सीसा, चांदी और लोहा तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर वस्तुएं बनाई जाती है, और इसे ही फार्जन कहते हैं। और तीसरा हड़प्पा में क्या पाया गया, तो तीसरा पाया गया हड़प्पा में कि टेन प्लस ऑर्सेनिक मतलब टेन व ऑर्सेनिक दोनों मिलाकर तांबे की कठोरता को सुधारते थे, जिसमें शिल्प बना सके। यानी शिल्प बनाने के लिए टेन व ऑर्सेनिक को मिलाते थे, जिससे तांबे की कठोरता सुधर जाए, यानी तांबे की कठोरता बढ़ जाए, और तांबे की कठोरता बढ़ जाएगी तो शिल्प बन जाएगा। ये तीनों हड़प्पा में पाई गई थी। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत में मस्की में कांस मिला। दक्षिण भारत यानी भारत का निचला एरिया, तो इसमें मस्की नामक स्थान पर कांच मिला था, जो कि मिला 1000 से 900 BC पुराने समय में। और उत्तर भारत यानी ऊपर वाले समय में भारत में हस्तिनापुरा तथा तक्षशिला दोनों स्थानों पर 1000 से 200 BC तक कांच मिला था। इनके मध्य कांच मिला था। यानी कांच कहाँ कहाँ पर मिला भारत में, तो सबसे पहले दक्षिण भारत में देखें तो मस्की में मिला, और उत्तर भारत में देखें तो हस्तिनापुर और तक्षशिला में मिला। कांस व ग्लेज पर रंग करने के लिए धातु ऑक्साइड मिलाए जाते थे। यानी कांस व ग्लेज दोनों जो पदार्थ हैं इन पर रंगाई करने के लिए, कलर करने के लिए ये धातु ऑक्साइड इनमें मिलाए जाते थे। कांस में धातु ऑक्साइड मिलाने से इसके ऊपर रंग बन जाता था, और ग्लेज में भी धातु ऑक्साइड मिलाने से इसके ऊपर रंग बन जाता था। यानी पुराने टाइम में इनके ऊपर रंग करने के लिए धातु ऑक्साइड इनमें मिलाते थे। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप ताम्र युग में हुआ। तो किस युग में हुआ, तो ताम्र युग में धातु कर्म के तांबे का मतलब आविष्कार सबसे पहले ताम्र युग में हुआ। तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में सबसे पहले विकसित हुई थी। तांबे और लोहे को किस प्रकार निकाला जाता है उसकी तकनीक सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई थी। और ऋग्वेद के अनुसार हम बात करें, ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण व कपास को रंगने का कार्य होता था, ऋग्वेद के अनुसार। और उत्तर भारत की मिट्टी के बर्तनों की चमक को दोहराया नहीं जा सकता था। और ऋग्वेद के अनुसार हम बात करें तो 1000 से 400 BC में चर्म संस्करण व कपास को रंगने का कार्य होता था, यानी कपास पर भी रंगाई की जाती थी, ये ऋग्वेद के अनुसार बताया जाता है। पहले के समय में इस प्रकार की केमिस्ट्री चलती थी। और दूसरा है उत्तर भारत की मिट्टी के बर्तनों के चमक को दोहराया नहीं जा सकता था, जो कि वर्तमान में भी चलता है कि लोग वैज्ञानिक अपनी बुद्धि यानी कुशलता का उपयोग करके भट्टियों को इतना ही जलाते हैं जितना बर्तनों को आवश्यकता होती है, यानी उतनी जलाकर गर्म करके उन्हें मिट्टी को पकाया जाता है। उसी प्रकार उत्तर भारत की मिट्टी के बर्तनों को
एक बार चमक जाने के बाद दोबारा चमक नहीं आ सकती थी, क्योंकि यदि दोबारा भट्टी के ऊपर गर्म करेंगे तो वो ढह जाते थे यानी बिखर जाते थे। ये भी पुरानी तकनीकें हैं। अगला पॉइंट है कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने के बारे में वर्णन किया गया। ये भी पुराना केमिस्ट्री का इतिहास है, यानी समुद्र से लवण प्राप्त किया जाता था पहले के समय में। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। और उत्तर भारत से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो भारत को उत्तर भारत से प्राप्त हुई है? वो है तांबे के बर्तन, लोहा, सोना और चांदी के आभूषण व टेरा टेराकोटा, तस्तरियाँ, चित्रकारी किए हुए मिट्टी के बर्तन इत्यादि जो उत्तर भारत से प्राप्त होते थे। और अब हम बात करते हैं जो कि संहिता होती है, उनमें कुछ लिखा होता है। जो पहले की किताबें थी उसमें कुछ लिखा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व बताया गया है। और सरक संहिता में जो भारतीय लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल व तांबे टिन और जिंक ऑक्साइड व तांबे जस्ते और लोहे सल्फेट एवं शीशे तथा लोहे को कार्बोनेट बनाते थे, उनका उल्लेख किया गया है सरक संहिता में। यानी ये सब काम करते थे पुराने समय में भी लोग। और अगला है रसोपनिषद के बारूद बनाने का विवरण। रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण किया गया है। रसोपनिषद एक किताब है जिसमें बारूद बनाने का विवरण किया गया है। ये भी एक केमिस्ट्री का इतिहास है। तमिल साहित्य में गंधक, चाक, चारकोल, साल्टपीटर जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण किया गया है तमिल साहित्य में। ये भी केमिस्ट्री का इतिहास है। और आगे देखते हैं नागार्जुन, जो कि एक धातु विज्ञानी, रसायनज्ञ था और एल्केमिस्ट भी था। और इनकी रचना थी वो पारे के यौगिकों से संबंधित थी। इन्होंने सोना, चांदी, टिन व तांबे के निष्कर्षण की विवेचना की, यानी सोना, चांदी व टिन व तांबे को किस प्रकार निकाला जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि जो होती है धातुओं का निष्कर्षण, चैप्टर नंबर 3 था धातु और अधातु, उसमें धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ा, जो कि अभी के टाइम का है, वर्तमान वैज्ञानिक ये कहते हैं। तो पुराने समय में भी नागार्जुन ने ये पता लगा दिया था सोना, चांदी, टिन व तांबा किस प्रकार निकाला जाता है, यानी इसका निष्कर्षण कैसे होता है। तो आगे है 800 सी के आसपास एक पुस्तक रसार्नवम आई, जिसमें भट्टियों, अवनों, कुशीबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग का विवरण किया गया है। यानी भट्टियों का उपयोग कहाँ होता है, कुशीबलों का उपयोग कहाँ होता है और अवनों का उपयोग कहाँ होता है, ये सभी वर्णन किया गया है रसार्नवम नामक बुक में। और इस पुस्तक में यह भी वर्णन है कि धातु को ज्वाला के माध्यम से किन विधियों से पहचाना जाता है, यानी किन विधियों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इस धातु में से ये ज्वाला निकलती है, इस रंग की ज्वाला निकलती है। और आगे देखते हैं, आगे है कि कक्रपाणि ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। और इनको साबुन की खोज का भी श्रेय जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने साबुन की भी खोज की थी। और इन्होंने साबुन की खोज कैसे की, तो उन्होंने सरसों का तेल प्लस क्षार मिलाया था, जो कि हमने पढ़ा है क्षार क्या होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्षार होते हैं। तो सरसों का तेल और क्षार मिला के साबुन का निर्माण किया था इन्होंने सर्वप्रथम, कक्रपाणि ने। और मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज भी इन्होंने ही की थी। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में सी में साबुन बनाना प्रारंभ किया, यानी 18वीं शताब्दी सी में साबुन बनाना प्रारंभ किया। और यह साबुन अरंड का तेल प्लस महुआ के बीज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का बनता था। यानी इन तीनों वस्तुओं को मिलाकर साबुन का निर्माण किया जाता था भारत में। लेकिन जो कक्रपाणि था, इन्होंने सरसों का तेल प्लस क्षार मिला के साबुन का निर्माण किया था। आगे देखते हैं हम
आगे हैं, अजंता व एलोरा की दीवारों पर की गई चित्रकारी कई वर्षों बाद भी नई प्रदर्शित होती है। यानी ये दो दीवारों के नाम हैं, इन पर जो चित्रकारी होती है वो कई वर्षों तक नई नई दिखती है। वो किस कारण होती है? तो वो होती है लसदार पदार्थ के कारण। इस लसदार पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वराह वराह मिहिर की वृहत संहिता में यह दिया गया है कि छठी शताब्दी में लसदार पदार्थों को बनाने के लिए सिर्फ पौधों, फलों और बीजों तथा सालों के रस का उपयोग किया जाता था। इस रस को उबालकर इसमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। रेजिन जो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में और बायोलॉजी में जैव प्रक्रम चैप्टर था, उसमें रेजिन जो पौधे का एक भाग होता है, उससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो रेजिन मिलाए जाते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो पौधे के होते हैं वो मिलाए जाते हैं। उन पत्तों, बीजों, सालों, फलों को उबाल कर उनमें मिलाकर लसदार पदार्थ बनाया जाता है। और इस लसदार पदार्थ की चित्रकारी जो होती है वो कई वर्षों पुराने होने के बाद भी नई प्रदर्शित होती है। अथर्ववेद में रंजकों का वर्णन है, और जिनमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमीज इत्यादि लाखों रंजकों का वर्णन है अथर्ववेद में। रंगने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थ, यानी रंजक बनाने के लिए जो उपयोग में आते हैं वो पदार्थ कौन कौन से हैं? तो वो हैं कंप, लसिका, पातंगा और जटुका। इन तीनों को मिलाकर रंजक बनाए जाते हैं, यानी इसके बाद में रंग किए जाते हैं। इन तीनों को मिला के रंजक बनाए जाते हैं। वहार मिहिर की वृहत संहिता में इत्र वह कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कांतिवर्धकों का उल्लेख, तो लेकिन इत्र का उल्लेख भी इसमें किया गया है। वह नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टेल्कम पाउडर का भी उल्लेख इस वहा मिहिर की वृहत संहिता में दिया गया है। और केस यानी बाल रंगने का रंग बनाने के लिए नील पौधा व खनिज जैसे कि लोह, स्वर्ण, काला लोहा या स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये का उपयोग किया जाता है। यानी जो बाल रंगने के लिए रंग बनाए जाते थे पुराने समय में, उसमें केमिस्ट्री का जो उपयोग होता था, उसमें नील जो एक पौधा होता था, नील की खेती आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उस नील के पौधे व खनिज में कौन कौन से आते हैं? खनिज है लोह स्वर्ण यानी लोहे का बुरादा, काला लोहा, स्टील तथा चावल के खट्टे दलिये। चावल का एक खट्टा दलिया आता है, उसका उपयोग किया जाता था इसको बनाने में। केस रंगने का रंग बनाने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता था। अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1620 ईस्वी में जन्मे आचार्य कर्णाद, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप। 1620 ईस्वी में जन्मे आचार्य कर्णाद, जिसका वास्तविक नाम था कश्यप, इन्होंने परमाणुविक सिद्धांत दिया, और ये परमाणुविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे, यानी इन्होंने परमाणुविक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, यानी अविभाज्य कणों का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया। और इन्होंने इन कणों को उन्होंने परमाणु यानी एटम नाम दिया। जो सबसे छोटे कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, उन्हें उन्होंने परमाणु कहा, यानी एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वैशेषिका सूत्र, यानी हिस्ट्री से संबंधित है तो आपने पढ़ा होगा डायमंड सूत्र, तो यहाँ पर आ गया है वैशेषिका सूत्र। यानी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वैशेषिका सूत्र। कश्यप ने एक बुक लिखी थी, और इनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह होता है, जिन्हें परमाणु यानी एटम कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे अविभाज्य कण होता है जो भी संसार में है, उसे परमाणु यानी एटम कहा जाता है। ये कण हर जगह गतिशील होते हैं, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये सभी पर गतिशील होते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु संयोजित हो सकते हैं, यानी अन्य परमाणुओं के संबंध में साथ में 2 या 3 परमाणु ही क्रिया कर सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पहले पारित किया था, यानी इस सिद्धांत की अवधारणा
जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व दी थी। और जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था और 1844 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे टॉपिक है चरक संहिता, जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा था। भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ है। भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ का एक भाग है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जिसमें रोगों का उपचार का विवरण है। यानी इस चरक संहिता में रोगों के उपचार का विवरण है, कणों के आकार को छोटा करने का विवरण है, यानी कणों के आकार को छोटा करने का तरीके का विवरण है, यानी कणों के आकार को किस प्रकार छोटा किया जा सकता है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कण को हम यदि अत्यधिक छोटा करेंगे तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो का अर्थ हम यदि मारवाड़ी में कहें तो नैनो छोटा का ही कहा जाता है। नैनो यानी छोटा और टेक्नोलॉजी यानी प्रक्रिया यानी तकनीकी। किस तकनीकी से हम कणों को छोटा कर सकते हैं उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इसमें धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता था। यानी धातुओं को जलाकर जो राख प्राप्त होती है उसका उपयोग रोग मुक्ति में किया जाता था, रोग उपचार में किया जाता था। और इन भस्मों में धातुओं के नैनो यानी छोटे से छोटे कण होते थे। बाद में प्राचीन विचार कमजोर हो गए यानी क्षीण हो गए और 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय वैज्ञानिक भारत आए व आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। यानी सर्वप्रथम जब प्राचीन विचार कमजोर होने लगे भारत में, तब यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आए और उन्होंने भारत में रसायन विज्ञान का विकास किया। रसायन विज्ञान को मौलिक अवयवों व परमाणुओं और अणुओं से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। यानी रसायन विज्ञान में मुख्यतः मौलिक अवयव, परमाणु और अणु होते हैं और इनसे रसायन विज्ञान को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस कारण इस रसायन विज्ञान को अणुओं तथा परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जा सकता है। और इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।